नमस्कार। 2020 के पहले सृजन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों को सृजन की पूरी टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सृजन को सराहते हैं और पसंद करते हैं, हमें बेहद खुशी होती है। दर्शकों, आज का विशेष कार्यक्रम इस पर आधारित होगा, विश्व हिंदी दिवस। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे वैश्विक तौर पर। मॉरिशस में 10 जनवरी 2020 को इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में विश्व हिंदी सचिवालय के आयोजन से विश्व हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम रहे। आईजीसीआईसी की ओर से एक नृत्य नाटिका रही, अंतरिम प्रधानमंत्री श्रीमती लीला देवी दुखन के भाषण रहे, कला मंत्री के भी भाषण रहे। इसके साथ साथ यूरोप से और खासकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक विशेष अतिथि को बुलाए गए और उनका वक्तव्य भी रहा। और ये विशेष अतिथि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहें सीजन के साथ। थोड़ी देर में उनसे हम वार्तालाप करते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिस विशेष अतिथि की मैं बात कर रहा था उनका नाम है डॉक्टर इमरे बांघा जी। डॉक्टर इमरे बांघा जी, आपका विशेष स्वागत है मॉरिशस में और सृजन के मंच के साथ। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय आपके बारे में मैं अपने दर्शकों को दे दूं। आप लंदन में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप। हिंदी, बंगाली, उर्दू पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी भाषाएं आती हैं आपको। पूरी भारतीय भाषाएं आप लें और इधर फ्रेंच और क्रियोल भी आप सीख रहे हैं। आप काफ़ी सक्रिय हैं शोध के स्तर पर। काफ़ी आलेख पढ़े हैं आपने। और विशेष बात, आपको 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, जो कि भोपाल में आयोजित हुआ था, वहाँ पर आपको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। और इस संदर्भ में आप मॉरिशस आए हुए हैं यहाँ पर। मुझे आशा है कि हमारे दर्शक काफ़ी कुछ सीखेंगे आपसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, आप बताइए कि हिंदी के साथ आपका संबंध कैसे स्थापित हुआ? तो मैं मूल हंगरी का निवासी हूँ और हंगरी के एक शहर से आया हूँ जिसका नाम है ग्योर। और उसी शहर में मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की थी। और जब मैं माध्यमिक स्कूल में था, जो पादरी लोगों का चलाया एक स्कूल है, तो वहाँ भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य और योग के बारे में सुना और उसके बारे में कुछ किताबें पढ़ीं। और मैंने सोचा था कि उच्च शिक्षा में, चूँकि भाषाओं में मेरी रुचि है और साहित्य में भी मेरी रुचि है, तो उच्च शिक्षा में साहित्य के साथ कुछ भारतीय भाषाओं को ले लूँ। तो बुदापेस्ट विश्वविद्यालय में गया था, क्योंकि भारत के बारे में तो बुदापेस्ट में ही, राजधानी में ही हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ एक इंडोलॉजी कोर्स है, तो मैं उसी इंडोलॉजी कोर्स में दाखिल हो गया था। और उसके साथ साथ हंगेरियन साहित्य का विषय भी लिया था, क्योंकि वहाँ के अध्यापकों का कहना था कि आपको शायद इंडोलॉजी से काम नहीं मिलेगा, तो उसके साथ एक दूसरा विषय भी लेना ज़रूरी है। और आपको अगर इंडोलॉजी से काम नहीं मिलेगा तो कम से कम हंगेरियन साहित्य तो स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद भारत का प्रचार भी जहाँ भी चाहते हैं कर सकते हैं। यह एक विशेष स्थिति है पूर्वी यूरोप में कि बहुत लोग जो हिंदी सीखते हैं या संस्कृत सीखते हैं, उनको इन भाषाओं से काम नहीं मिलता है। तो आमतौर पर अध्यापक कहते हैं कि काम के लिए उससे संबंधित कुछ विषय, साहित्य, भाषा विज्ञान, अंग्रेज़ी कुछ लीजिए, उसी से आपकी जीविका चलेगी, और उसके साथ साथ आप की जो रुचि है भारत में, तो वो आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे आप भारत से जुड़े और कैसे, कहाँ पर आपने पढ़ाई की? अम, तो बुदापेस्ट विश्वविद्यालय में 5 साल का कोर्स है हिंदी और संस्कृत का, ये इंडोलॉजी कोर्स जिसका जिक्र मैंने किया है। तो 3 साल हिंदी पढ़ने के बाद मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में केंद्रीय हिंदी संस्थान में 1 साल का हिंदी डिप्लोमा कोर्स किया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक तरफ से तो दिल्ली संस्थान उस वक्त एक बहुत अच्छा संस्थान था। उसके प्रभारी थे मानिक गोविंद चतुर्वेदी। वे मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, जिनकी
उनकी रुचि ब्रजभाषा में थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी भी रुचि ब्रजभाषा की ओर जाने लगती है, तो उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे ब्रजभाषा सिखाई थी। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक ब्रजभाषी से सबसे पहले ब्रजभाषा सीखने का मौका मिला। हुँ। और शुरू-शुरू में कठिन रहा आपको भाषा सीखने में या फिर पहले से ही कुछ रुचियाँ थी भाषा के प्रति? भाषाओं के प्रति मेरी रुचियाँ तो थीं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो एक बार मुझे याद आ गया था कि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और 5 भाषाओं को एक साथ सीख रहा हूँ, यह कैसे हो सकता है? अरे! लेकिन सीख रहा था और हिंदी में ज़्यादा रुचि थी क्योंकि हम हिंदी बोल सकते थे। संस्कृत बोलचाल की संस्कृत हम नहीं सीखते थे, हम पढ़ते थे। जी। हालाँकि संस्कृत साहित्य से तो हम लोग अवाक हो जाते थे, फिर भी लोगों से संपर्क करने के लिए तो हिंदी ही अच्छी हिंदी है। अच्छी है। वहाँ बुदापेस्ट में तो 1 साल हिंदी सीखने के बाद हम भारतीय लोगों से बात कर सकते थे। मतलब आप 1 साल हिंदी को दीजिए तो बुदापेस्ट में आपको हिंदी आ जाएगी। अच्छा, हाँ, हाँ। भारत में जाकर तो मेरी ये राय तो और पक्की हो गई थी कि मुझे हिंदी सीखनी है और उसके साथ ब्रजभाषा भी सीखूँगा क्योंकि ब्रजभाषा कहीं हिंदी और संस्कृत के बीच माना था। जी। ब्रजभाषा में जो संस्कृति है तो वो तो संस्कृत से बहुत प्रभावित संस्कृति है, कभी-कभी तो सीधे ब्रजभाषा से अनुवाद। और इस तरह मैंने सोचा कि हिंदी और संस्कृत दोनों की पढ़ाई फिर ब्रजभाषा में विकसित होंगी। और इसी को आपने अपनी पीएचडी का विषय दिया है, जी हाँ। ब्रजभाषा के साहित्य पर ही। जी हाँ। थोड़ा विस्तार दीजिए इस पर। हाँ, एमए, पीएचडी दोनों का विषय किया है। ब्रजभाषा सीखना तो बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि उसमें व्याकरण कम है और दिमाग लगाना ज़्यादा होता है और प्रसंग समझना मुश्किल है। व्याकरण तो कुछ ख़ास नहीं है, उसमें मुश्किल यही है कि एक-एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि करे, उसका अर्थ हो सकता है तू कर, प्रेरणात्मक, या करके, या के, कई अर्थ हो सकते हैं, तो एक वाक्य में उनको समझना बहुत मुश्किल होता था। संदर्भ में देखना होता है। बिल्कुल। तो इसी वजह से और कुछ और वजहों से ब्रजभाषा मुश्किल लगती थी। फिर भी एक चुनौती जैसी थी, तो मैंने सोचा था कि इस चुनौती को लूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि अच्छी ब्रजभाषा सीखने के लिए पहले एक ऐसे कवि पर काम करूँ जिसको समझना इतना मुश्किल है, तो मैंने मीराबाई को चुना। अच्छा। मीराबाई की कविताएँ तो ब्रजभाषा में भी हैं, राजस्थानी में भी हैं, और राजस्थानी कविताएँ बहुत मुश्किल नहीं है। तो मीराबाई पर मेरा एमए डिसर्टेशन किया है। उसके आगे चलकर फिर भारत में पीएचडी करने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने सोचा था कि अभी समझने में सबसे आसान कवि मीराबाई पर मीराबाई काम ही किया है। है, तो अभी मैं सबसे मुश्किल कवि पर काम करूं, तो फिर घनानंद को चुना। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि घनानंद को समझना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि रीतिकाल उसमें पे। रीतिकाल की सब चुनौतियां हैं और उससे आगे चलकर और भी चुनौतियां हैं। वो समझना बहुत मुश्किल था असल में, लेकिन मैं भारत में था। पीएचडी तो शांति निकेतन से किया है, लेकिन आनंदगन का अध्ययन करने के लिए मैं बार बार वृंदावन जाया करता था और वहाँ 2 विद्वान थे, एक गोविंद शर्मा जो वहाँ के ब्रजभाषी थे, और एक डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी जो वहाँ के बांके बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामी थे। अच्छा। तो दोनों ने कहा था कि आप आइए, हम आपको ब्रजभाषा सिखाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ब्रजभाषी लोग हमारे पास सीखने नहीं आते, तो कम से कम आप यह सीख लेंगे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो किस विषय पर, मतलब घनानंद के किस पहलू को अपनी अपनी पीएचडी पे उसके पूरे साहित्य को लिया था आपने? उनके साहित्य के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष आप रीति या रीतिमुक्त साहित्य समझिए, और दूसरा पक्ष है भक्ति साहित्य। भक्ति साहित्य पर कम काम हो रहा है, और उनका जो रीतिमुक्त काव्य है जिसमें उनके कवित सवैये दोहे आते हैं, उस पर बहुत काम, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ काम उस पर हो चुका था। भक्ति साहित्य पर बिल्कुल नहीं। मैं भी उनके रीतिमुक्त साहित्य से
मैं भी उनके रीतिमुख साहित्य से प्रभावित हुआ था, तो इसीलिए मैंने भी उनके कवित सवैये लिए हैं और उनके अलंकारों पर कुछ काम किया है। लेकिन जो मौलिक बातें मिलीं, एक तो यही है कि उनकी अलंकार योजना कैसी है, वो तो एक बहुत सुंदर अलंकार योजना है। और दूसरी बात यही थी कि मैं पांडुलिपियों पर काम करने लगा था, क्योंकि मुझे एक ऐसी पांडुलिपि मिली थी जिसमें उनके कवित्वों का रूप कुछ अलग था, उस प्रकाशित रूप से कुछ अलग था। और मैं समझना चाहता था कि ये पांडुलिपि में जो उनके जीवन काल की पांडुलिपि है, कविता का रूप क्यों अलग है और प्रकाशित में क्यों अलग है। तो मुझे यह मालूम पड़ा कि प्रकाशित साहित्य कुछ बाद के पांडुलिपियों पर आधारित है और मुझे उससे पुरानी पांडुलिपियाँ मिली थीं। सबसे पहले जयपुर में, फिर अलवर गया था, अलवर में भी पुरानी पांडुलिपि मिली, फिर जोधपुर में भी। राजस्थान में बहुत सारी पुरानी पांडुलिपियाँ हैं जिन पर किसी ने काम नहीं किया था। तो पीएचडी के दौरान मैंने यह आविष्कार किया था कि ब्रजभाषा के लिए राजस्थान जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऐसी पुरानी पांडुलिपियाँ हैं जो रामचंद्र शुक्ला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वगैरह के ज़माने सब बंद रखे गए थे महाराजाओं के संग्रहों में। आजकल ये संग्रह खुलते हैं और शोधकर्ता जुड़ते जाते हैं उस पर जी, थोड़े बहुत कभी-कभी काम। मुश्किल है, कभी-कभी बहुत आसानी से जी, दिखाते हैं। जी, जी, जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि 2-3 दिन भी वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करना पड़ता था कि पांडुलिपि को दिखाइए, मैं उस पर रिसर्च करना चाहता अच्छा, था। तो वे कहते हैं कि हम नहीं दिखा सकते हैं, ये इनका मूल्य तो इतना ज़्यादा है कि हम उसको बाहर किसी नहीं कर विदेशी सकते। को नहीं दिखाते। जी, 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 या जी। कहते थे कि आप कलेक्टर के पास जाइए और कलेक्टर से अनुमति लेके अनुमति आइए। लेकर आए। तो कभी-कभी मैं फिर प्रशासन में फँस गया था और अच्छा। पांडुलिपि देखने को नहीं मिली थी। फिर भी पांडुलिपियों पर काम करने से इतनी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर कलेक्टर के पास जाना पड़ा या पता नहीं किसके पास तो जाना फिर पड़ा, जाना। तो मैं गया था, जी, चाय जी। पी के उनको समझा दिया और कभी अनुमति मिली, कभी नहीं मिली, लेकिन जी, जी। जब जी, अनुमति मिली तो काम किया। जी। प्रोफेसर साहब, इसके बाद आप कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े नौकरी के तौर पर, और थोड़े बहुत बताइए अपने फैकल्टी और छात्रों के बारे जी, में। तो मेरे पीएचडी में की एक विशेषता यही थी कि आनंदगन के जीवन वृत्त पर मुझे मौलिक बातें मिली थीं और उस पर एक किताब भी तैयार की थी। जो मेरे पीएचडी का एक चैप्टर था, उसका एक किताब के रूप में परिवर्तित किया था। अच्छा। और वो मेरी पहली हिंदी किताब थी, उसका टाइटल है स्नेह को मार्ग। ये आनंदगन की एक पंक्ति का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मतलब अच्छा। स्नेह का मार्ग बहुत सीधा है। सीधा है। हाँ। तो स्नेह को मार्ग उनका जीवन वृद्धि है, तो इसी शीर्षक से मैंने एक किताब तैयार की थी। इससे पहले मैंने मीराबाई का अनुवाद हंगेरियन में किया है, आनंदगन का भी अनुवाद हंगेरियन भाषा में किया है, और ये अनुवाद तब तक पीएचडी पूरे होने तक लगभग छप भी चुके थे। और ये अनुवाद काव्यानुवाद हैं। आमतौर पर अंग्रेज़ी में मध्यकालीन हिंदी साहित्य का गद्यानुवाद चलता है। जी, जी। तो लेकिन इन गद्यानुवादों में जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो लय है या उसकी जो गति है, वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। सही है। तो हम हंगेरियन में उसी गति से कैसे अनुवाद पकड़ पाए करते आप? हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो मैंने मेरा एक प्रिय उदाहरण है आनंदघन की एक पंक्ति हीन भईन जलमीन अधीन कहा कचुमो अकुलान समान है। ये हंगेरियन में ऐसा होगा kívül a vízen a hal nyomorul, de hogyan lehető a bajomnak a mása। तो कमाल है। उसी लय को हम दे सकते हैं हंगेरियन पाठकों को जो हिंदी में है। यह अंग्रेज़ी में असंभव है। यूरोप की कुछ भाषाएं हैं जैसे चेक या फिनिश, उसी में आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन ये तो भाषा पर निर्भर करता है। तो जब तक मेरी पीएचडी पूरी हो गई है, तब तक मैंने 3 किताबें तैयार की थीं। 2 हंगेरियन अनुवाद
और एक सनेह को मार्ग हिंदी में। जी। लेकिन अंग्रेज़ी में मैंने कोई किताब तैयार नहीं की थी तब तक। लेकिन ऑक्सफोर्ड में जब 1998 में सबसे हिंदी प्रवक्ता का पद स्थापित हो गया था, तो मैंने भी अप्लाई किया था जी। और मुझे चुना गया। बाकी जो एप्लीकेंट थे उनके पास इतनी किताबें नहीं थीं, अच्छा, और मैं सीधे भारत से आया था, तो हिंदी जैसे अब बोलता हूँ तो लगभग वैसे ही बोलता था। जो यूरोप में सीखते हैं, यूरोप में रहते हैं, उनको शायद इतनी धारा से हिंदी बोलना नहीं आता। जी, जी। और पता नहीं चुनने में क्या-क्या तर्क थे, लेकिन मैं चुना गया था। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अतिथि के रूप में लंदन से आए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरे बंगा जी हैं। आपका फिर से स्वागत है। तो लंबी चर्चा हमने की, मैं चाहता हूं कि अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, बात करें और आपके फैकल्टी के बारे में, आपके छात्रों के बारे में और शिक्षण मोटे तौर पर किस तरह से होता है वहाँ पर। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राच्य विद्या संकाय का सदस्य हूँ, और उसी संकाय में हम अरबी से लेके अर्मीनियन, जापानी सब कुछ पढ़ाते हैं। हिंदी के लिए तो एक ही पद है जिस पर मैं हूँ, और वहाँ हम बीए, एमए, पीएचडी सब कुछ चलाते हैं। हालांकि हिंदी का अलग से कार्यक्रम नहीं है। अच्छा। अगर एक ही प्रवक्ता है तब तो एक सब्जेक्ट का कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो वहाँ आप और अकेले हैं वहाँ पर हिंदी जी हाँ। के पद पर, और इतना सारा काम आप संभालते हैं, साथ साथ में आप अनेक विश्वविद्यालयों में बाहर भी जाते हैं एज विजिटिंग प्रोफेसर, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ऑक्सफोर्ड की एक विशेषता है कि हम प्राध्यापकों को वहाँ बहुत आज़ादी मिलती है। अच्छा। जो हम करना चाहते हैं, जिस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं, वो हम कह सकते हैं। जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसमें भी बहुत आज़ादी होती है। कुछ तो दिया हुआ है कि क्या पढ़ाना है। हाँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया था तो जो वहाँ के संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ ऑक्सफोर्ड में हिंदी वही होगी जो आप बनाएंगे। अच्छा। अच्छा। तो पूरा विषय की स्थापना मुझे करनी पड़ी, और जैसे मैं चाहता था वैसे कर सकता था। और इसी के साथ साथ तो हमको यह भी करना है कि दूसरे विश्वविद्यालयों से संपर्क रखें। वो हमारे काम का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ। तो लंदन विश्वविद्यालय तो हमारे विश्वविद्यालय से लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है। कैम्ब्रिज भी 3 घंटे का रास्ता है। तो हम दिन में आ जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो विद्वानों को वहाँ से बुला सकते हैं, या हम भी वहाँ जा सकते हैं। ये तो काफ़ी आसान है। और ऑक्सफोर्ड में 8 हफ्ते की पढ़ाई साल में 3 बार होती है। वहाँ हमको रहना अनिवार्य है। अच्छा। लेकिन जब पढ़ाई नहीं होती और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता, तब तो हमको समय मिलता है अपने रिसर्च के लिए या बाहर जाने के लिए। तो इसी वजह से मैं बाहर वेनिस पढ़ाने के लिए गया था, या बुदापेस्ट विश्वविद्यालय में मैं बार बार पढ़ाता हूँ। वहाँ मुझे एक ऑनररी प्रोफेसरशिप भी मिला था। तो हर 2 साल में वहाँ जाके ब्रज भाषा पढ़ाता हूँ। और यह ऑक्सफोर्ड में भी मेरे काम का हिस्सा समझा जाता है। जो भी मैं करता हूँ असल में मेरे काम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं बुदापेस्ट में पढ़ाऊँगा तो ऑक्सफोर्ड वाले कहेंगे कि वो पढ़ाई बिल्कुल अलग है। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो आपका संपर्क, जैसे कि आपने कहा कि पूरे यूरोप की विश्वविद्यालयों के साथ हैं और स्कॉलर्स के साथ है, किस तरह से आदान प्रदान होते हैं? मतलब मेरा सीधा सवाल ये है कि हिंदी शिक्षण किस तरह से होता है यूरोप में, एक विदेशी भाषा के रूप में या फिर द्वितीय भाषा के रूप में? पूर्वी यूरोप की स्थिति ज़रा अलग है और पश्चिम यूरोप की स्थिति ज़रा अलग है। हालांकि आजकल तो एक जैसे होने लगते हैं, लेकिन पूर्वी यूरोप में परंपरा तो रूस से आई हुई परंपरा है, जिसमें हिंदी रूसी भाई भाई भावना है। और हिंदी भाषा तो
वहाँ जितनी भी राजधानियाँ हैं लगभग सभी में हिंदी पढ़ाई जाती है। जी। और पश्चिम यूरोप में रुचि कम्युनिज़्म से नहीं, वहाँ तो भारतीय दर्शन योगाभ्यास वगैरह से पैदा हो गई थी। और लोग कभी-कभी संस्कृत को बहुत मुश्किल भाषा समझते हैं, इसीलिए हिंदी को चुन लेते हैं। या कभी-कभी सिर्फ हिंदी ही उपलब्ध है तो हिंदी को चुनते हैं। जी। और इसी हिंदी के द्वारा भारतीय संस्कृति को सीखना चाहते हैं। अम, ये चूँकि कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है, 2 अंतिम प्रश्न हैं मेरे। भारतीय साहित्य और आलोचना और हिंदी साहित्य ख़ासकर, इस पर आपके क्या विचार है? क्या स्थिति है अभी साहित्य को लेकर? हिंदी साहित्य का जो सबसे ऊंचा स्तर था, वो मैं समझता हूँ कि आज़ादी से 50 साल पहले से आज़ादी के बाद 50 50 साल साल। बाद तक चला गया, क्योंकि हिंदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रही थी। जी, जी। आजकल लोगों को ये प्रेरणा नहीं मिलती। हिंदी के प्रति नई प्रेरणाओं को ढूंढनी होगी कि सोशल मीडिया में, बॉलीवुड में या साहित्य में भी हिंदी हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे कल मैं एक डिनर में गया था, वहाँ कई हिंदी कवि मौजूद थे और 1 घंटे के बाद कविताएं सुनाने लगी। इसमें जितना मज़ा आया वो हिंदी न जानने से बिल्कुल गायब हो जाता जी, है। जी। और इस तरह का अगर हम हिंदी का रस ले सकते हैं, अगर देख सकते हैं कि हिंदी का साहित्य अभी भी जीवित है, हिंदी कविताओं को कैसे सुनाते हैं, उसमें कभी-कभी उर्दू की शायरी भी आ जाती है, जी। तो उससे लोगों को आनंद होता है और हिंदी के प्रति और ज़्यादा रुचि हो सकती है। लेकिन ये तो व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। जी, जी। वैश्विक तौर पर हिंदी भाषा की जो स्थिति है, उस संदर्भ में आप मॉरिशस को कहाँ रखते हैं? कैसे मतलब जो 2-3 दिनों के अनुभव रहे यहाँ के लोगों से आपने संपर्क किया, कुछ अनुभव है आपके जो आप बाँटना चाहते हैं? जी हाँ, तो एक वैश्विक स्तर पर जो हिंदी है, उस पर अनुभव यही है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। लेकिन भारत में हिंदी लगभग विकलांग ही है, क्योंकि वहाँ अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं वो तो हिंदी माध्यम से है, लेकिन उच्च शिक्षा में हिंदी लगभग नहीं के बराबर मौजूद है। और अगर भारत भारत से आप बिज़नेस करना चाहते हैं तब तो हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चीन से बिज़नेस करना चाहेंगे तो चीनी भाषा की ज़रूरत है। जापान से बिज़नेस करना चाहते हैं, जापान की राजनीति को समझना चाहते हैं तो जापानी भाषा की ज़रूरत है। यूरोप में बहुत सारे लोग तो सिर्फ अंग्रेज़ी के माध्यम से भारत पर काम कर सकते हैं और विशेषज्ञ बन सकते हैं, प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं जी, जी। बिना हिंदी या भारतीय भाषा को जान के। मतलब आपका ये कहना है कि हिंदी को बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, जिस पर ऐसे गर्व हो कि सारे काम उसी पर हो। अ, मुझे भी पता नहीं कि आगे जाने का रास्ता क्या है। समस्या मैं देखता हूँ, जी, जी, जी। लेकिन समस्या का हल कैसा होना चाहिए वो तो हम बहुत साथ में सारे मिलकर। लोगों को एक साथ उस पर विचार करना है। लेकिन मॉरिशस की बात मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं बहुत प्रभावित हूँ कि मॉरिशस के लोग 3, 4 कभी-कभी 5 भाषाएँ भी बोलते हैं और अच्छी तरह से बोलते हैं। और भारत में हिंदी बहुत सारे लोग तो हिंदी पर गर्व नहीं रखते। यहाँ बहुत सारे लोग क्रियोल पर बहुत गर्व रखते हैं और बहुत रुचि से और बहुत आत्मीयता से क्रियोल बोलते हैं। उसके साथ-साथ पढ़ाई तो अंग्रेज़ी में है या फ्रेंच में हो, फिर भी यहाँ सभी भाषाओं को का सम्मान होता है। अ, मैं सोचता हूँ कि भारत को भी मॉरिशस से यह सीखना चाहिए कि लोक भाषा की तरफ कैसे प्रेम होना चाहिए। जी, जी, जी।
बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो आपने उठाया जिस पर हम सभी लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए, वो ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके साथ यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अगर 2 शब्द आप कहना चाहें अनुभव के बारे में या हिंदी के बारे में? हाँ, मॉरिशस में हुँ, अनुभव मेरा हुँ, बहुत अच्छा रहा और मैं हुँ, आशा करता हूँ फिर से आ सकूँगा। यहाँ जी, के लोग जितने मिलनसार हैं और हुँ, जितने तरीके से बात करते हैं, हुँ, उससे लगता है कि लोग आपस में यूरोपियन लोगों के हुँ, मुकाबले भी ज़्यादा दोस्ती करते हैं। और यहाँ हिंदी के लिए जो काम करने वाले हैं, हुँ, मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वे बहुत अच्छा काम करते हैं कि हिंदी को भारत से इतने दूर देश में भी जीवित रखते हैं हुँ, और हिंदी मॉरिशस में अभी भी सजीव है। इससे जी। मुझे बड़ा आनंद आता है। जी, धन्यवाद और मुझे आशा है कि भविष्य में हम लोग शोध के आधार पर या फिर संस्थाओं के आधार पर बहुत सारे आदान-प्रदान कर पाएँगे। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ सृजन कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है और हमारे साथ लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर इमरे बांघा जी आए हुए थे, जो विश्व हिंदी सचिवालय के निमंत्रण पर मॉरिशस में आए हुए हैं। तो इनके साथ हमने चर्चा की। आप इंतज़ार करें हमारे अगले कार्यक्रम। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। सभी को धन्यवाद, विशेषकर विश्व हिंदी सचिवालय को। धन्यवाद और नमस्कार।